बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में हम आज वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में जानने के लिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम तबई मिकदारें कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें। मेजर करने का मतलब ये है कि हम उनको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस मार्कर का कुछ मैस है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है मैस, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं असाइन कर दूं तो मैस जो होगा वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बन जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनकी कोई ना कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस भी होती है। फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि वो हमें रियल लाइफ में नज़र आएँ, हम उनके बारे में कोई भी बात कह सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाइम की बात करूं तो इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है। तो ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो रहा है। तो टाइम जो है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें और उनकी कोई ना कोई फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस हो, उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। इन क्वांटिटीज़ का फ़िज़िक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये कि इनको हम बेस ऑफ फ़िज़िक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स की बुनियाद इनको कहा जाता है, इसलिए कि फ़िज़िक्स के जो लॉज होते हैं उनको डिफ़ाइन करने में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करूँ तो हमारे पास होता है F = ma। F हमारे पास फोर्स है, m हमारे पास मैस है और a हमारे पास एक्सेलरेशन है। अगर मैं यहाँ से फोर्स को फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे मैस और एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, या अगर मैं मैस निकालना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स और एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर मैं किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस पर फोर्स कितनी लग रही है और उसका मैस कितना है, यानी F और M दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं इनमें से किसी एक भी क्वांटिटी को मेजर ना कर सकूं तो क्या मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर सकता हूं? तो मेरा आंसर है जी, मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों क्वांटिटीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना, यानी इनको मेजर करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की ढेरों एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैस, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो मैंने आपके सामने ये कुछ लिखी हैं जिनमें मैस, टाइम, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी जो हैं वो शामिल हैं। अगली बात आती है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की टोटल 4 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़, फिर है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फिर है स्केलर्स और फिर है वेक्टर्स। इनमें से ये जो दो हैं स्केलर्स और वेक्टर्स, इनको हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं, और जो बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इनको हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं। तो आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। स्केलर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या जिनको डिफ़ाइन करने के लिए या जिनको समझाने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मार्कर का मैस है 2 kg, तो इसमें जो मैंने 2 बोला है, 2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसकी मेजरमेंट है, और जो मैंने kg बोला है ये उस मैस का सूटेबल यूनिट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मैस है 2 kg तो आपको समझ में आती है ये बात। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर तो आपको ये भी बात समझ आती है। तो मैंने लेंथ और मैस इस मार्कर की दोनों आपको मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट से कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट से डिस्क्राइब किया जा सके, डिफाइन किया जा सके, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। इनमें मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं मैस, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर। ये सब की सब जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं।
अब सूटेबल यूनिट और यूनिट में क्या फ़र्क है, हमने यहाँ पर यूनिट वर्ड क्यों नहीं लिखा, हमने सूटेबल यूनिट क्यों लिखा है। बेटा देखें, मैं मैथ्स की जब भी बात करूँगा तो SI में केजी मैथ्स का यूनिट है, यानी मैथ्स के साथ मैं कोई और यूनिट इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैथ्स के साथ मैं सेकंड इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैथ्स के साथ मैं मीटर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह वर्क के साथ मैं जॉल को लिखूंगा जो कि इसका सूटेबल यूनिट है, इसके साथ मैं वाट को नहीं लिख सकता। तो सूटेबल यूनिट का ये मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को जो यूनिट जो है वो उसके साथ मुनासिब है उसको यूज़ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड जो कि स्केलर्स में थी, उसके बाद सूटेबल यूनिट जो स्केलर्स में था, हमें इन दो चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। तो वेक्टर्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तीन चीज़ें, मैग्नीट्यूड, सूटेबल यूनिट एंड डायरेक्शन। ये तीन चीज़ें वेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगी। इनमें मैंने एग्जाम्पल लिखी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बेटा इस मार्कर पर 3 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। अब क्या आपको मेरी बात समझ आई, 3 है मैग्नीट्यूड, न्यूटन है सूटेबल यूनिट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने इस मार्कर पर फोर्स किधर को लगाई है। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि मैंने इस मार्कर पर 3 न्यूटन फोर्स लगाई तो आप मेरे से पूछेंगे कि सर किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। यानी अब मुझे फोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट या 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 न्यूटन फोर्स या अपवर्ड या 3 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड। तो ये मैं आपको 3 न्यूटन के साथ मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो मैं फोर्स को मैग्नीट्यूड, सूटेबल यूनिट और डायरेक्शन तीनों को यूज करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब स्केलर्स और वेक्टर्स में ज़रा डिफरेंस देखते हैं। मैग्नीट्यूड स्केलर में भी है, मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में भी है, सूटेबल यूनिट स्केलर्स में भी है, सूटेबल यूनिट वेक्टर्स में भी है, लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन है और स्केलर्स में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम स्केलर्स को डायरेक्शन के बगैर इजीली समझ सकते हैं। तो इस वजह से कि इन दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है, हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डायरेक्शन की बुनियाद पर, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन एक हमारे पास है स्केलर और दूसरी हमारे पास है वेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, तो टोटल हैं जी 4। उनमें से कितनी टाइप्स हैं जो डायरेक्शन की बेसिस पर हैं, तो वो हैं 2। कौन कौन सी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, जो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसे ही वेक्टर्स की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीकाकार हैं, एक है सिंबॉलिकली और एक हमारे पास होता है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली में हम क्या करते हैं, हम फेस लेटर लेते हैं। फेस होता है असल चेहरा। तो आपने एक अल्फ़ाबेट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ जी, ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए, या मैं अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ स्मॉल बी। तो ये फेस लेटर हैं। अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को वेक्टर बनाना चाहता हूँ, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ए एक वेक्टर है, ये बी एक वेक्टर है, तो मैं इस फेस लेटर को बोल्ड करूँगा, यानी कि इसको मैं इस तरह से मोटा करके लिख दूँगा। तो जब भी आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप पहला तरीका ये अपना सकते हैं कि आप बोल्ड फेस लेटर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये ए और बी लिखा है, तो जहाँ भी आपको बोल्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट नज़र आए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, तो वो कोई ना कोई वेक्टर होगा। हम आमतौर पर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली। हम बेटा फेस लेटर लेते हैं और इस फेस लेटर के ऊपर या फेस लेटर के नीचे जो है वो हम एरो हेड लगाते हैं। तो आपने वेक्टर्स को जब भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो या आप फेस लेटर को बोल्ड करेंगे या आप फेस लेटर के ऊपर या नीचे एरो साइन को यूज करेंगे। अब वेक्टर में कितनी चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड, एक हमारे पास होता है सूटेबल यूनिट, एक हमारे पास होता है डायरेक्शन।
किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, मैंने इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लाइट फेस लेटर यूज़ करूँगा, यानी कि मेरे पास सिंपल मैं वो इस तरह से अल्फ़ाबेट को लिख दूंगा। इसी तरह मैं अगर इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि हम ये वाला तरीकाकार यूज़ करेंगे, यानी ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे वेक्टर की जिसमें फेस लेटर और साथ में एरो हेड होगा। हम उसको वैसे ही लिखकर साइड पे ये मॉडुलस लगा देंगे। तो इसका मतलब है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन की एक साइड पर हम एरो हेड यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और जहाँ पे एरो लगा होता है इसे हम कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर। इस केस में मैं मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड कहाँ से मुझे पता चलेगी। जिस लाइन से आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है उस लाइन की जो लेंथ होगी वो लाइन की लेंथ आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगी। एक चीज बच गई, डेट इज एरोहेड। ये एरोहेड आपको क्या बताता है, एरोहेड आपको वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आपसे कोई भी पूछे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीकाकार हैं, तो आप बोलेंगे दो, एक है सिंबॉलिकली और एक है ग्राफिकली। अब हम बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, बाकी इनको हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बेस होता है बुनियादी और डिराइव होता है किसी चीज से अखज करना। तो बेस क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए कि हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। यानी बुनियादी मिकदारें वो वाली मिकदारें हैं जिनको यूज़ करते हैं हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, यानी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती बल्कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ इस पर डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको यूज़ करके दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैस, टाइम, लेंथ, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर शामिल हैं। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम इनकी टर्म्स में डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अखज़ मिकदारें, हमारे पास वो वाली क्वांटिटीज़ जिनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। अभी हमने बोला था बेस क्वांटिटीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ आती हैं और वो मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्पीड। स्पीड में डिस्टेंस और टाइम शामिल होते हैं। डिस्टेंस होता है लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम दोनों हमारे पास क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो स्पीड हमारे पास जो है वो लेंथ और टाइम से मिलकर बन रही है, तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी से मिलकर बनता है, जिसमें वेलोसिटी जो है वो बजाते खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो मैस और वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है, तो मोमेंटम भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। लास्ट पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। आई होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब भी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा जाता है तो स्टूडेंट ये समझता है कि I जो है यानी करंट जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी हमने पढ़ा टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनमें करंट भी शामिल है और टाइम भी शामिल है। तो करंट और टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो Q होगी और डिराइव्ड क्वांटिटी Q जो है वो बेस क्वांटिटी करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगी। अब बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंट हैं। ये किस पर डिपेंडेंट है, ये बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट हैं। तो हमने
फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, किस बुनियाद पर बनाई? ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ की। 2 हैं डायरेक्शन की बेसिस पर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और 2 हैं डिपेंडेंसी की बुनियाद पर। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।